नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विद एडुफंडा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं। तो इससे पहले की 2 क्लासेस लेक्चर हो चुके हैं। उससे उसके आगे का लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने भूगोल की उत्पत्ति और उसका विकास देखा था। उसके बाद से हम लोगों ने नया चैप्टर ब्रह्मांड और सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हमारी ये तीसरी क्लास होने वाली है। ठीक है। तो अगर जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा, अटेंड किया है, तो उसको पहले आप लोग अटेंड करिएगा, देन आप इस पे स्विच करिएगा। तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और आप ज़्यादा से जानते ही, मैंने पहले भी बता रखा है कि हम 100 क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 100% हम लोग की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि आप जितने बेसिक्स जितने भी होते हैं और एडवांस, इसके बीच में हम लोग कुछ भी ऐसा एक छोटा पार्ट भी हम लोग मिस नहीं करेंगे। एकदम पूरी डिटेल में हम लोग जियोग्राफी पढ़ेंगे। और ये बस एनडीए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए ही नहीं है। क्योंकि अगर जो आप सपोज करो कि आप एज अ नेट क्वालिफाई कर लेते हो, तो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू के लिए भी जाते हो, तो आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी ही चाहिए इंटरव्यू में। ताकि एग्जामिनर आपसे के आगे कोई क्वेश्चन पुट करता है तो आप आसानी से उसका आंसर कर पाओ, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो उसके लिए भी हमारी यही तैयारी होगी। ठीक है। यानी इसी में आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। यानी कि आपको फॉर्म से भरने से लेके और आपकी ज्वाइनिंग तक की तैयारी इसी में ही कराई जाएगी। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और हम लोग ये नक्षत्र वगैरह ये पढ़ चुके हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट। जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं किया है वो लोग पहले प्रीवियस क्लासेस को देखें, देन इन सब चीज़ों को देखें। देखिए, कॉन्स्टलेशन, तारामंडल। तारामंडल किससे बोलते हैं? आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। ठीक है। वर्तमान में तारामंडल में उनके आसपास वातावरण को भी शामिल किया जाता है। और इनकी संख्या 88, कहीं कहीं ये 89 भी है। ठीक है। 89, कहीं कहीं ये 89 भी, इनकी संख्या 89 भी दी गई है। हालांकि जो एनसीईआरटी मानती है वो 88 मानती है। तो जो आपके ऑप्शंस में 88 मिलता है तो आप 88 लगाना। अगर जो ऑप्शन में 89 मिलता है और 88 नहीं मिलता है तो 89 लगाना। ठीक है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार, आईएयू के अनुसार इनकी संख्या 88 मानी गई है। और बहुत से बुक में 89 दी गई है। ठीक है। ध्रुव तारा, पोल स्टार। उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारों को ही ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है। यह आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। यह लिटिल बियर तारा समूह का ही सदस्य है। यानी कि ध्रुव तारा, आप जानते हो कि पहले पुराने जमाने में जब कंपास वगैरह नहीं हुआ करता था, तो इस ध्रुव तारे की मदद से ही दिशा का पता लगाया जाता था। ठीक है। जो समुद्री यात्री होते थे वो ध्रुव तारा को ही देख के क्या दिशा बताते थे कि हाँ, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये पूरब है और ये दक्षिण है, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में उगता है। ठीक है। सप्तऋषि मंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान जान सकते हैं। ये सूखते नहीं है, जान सकते हैं। ठीक है। अर्थात सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे को इंगित करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, सप्तऋषि जो होते हैं, बृहस्पति और लघु सप्तऋषि जो तारे होते हैं, यहाँ इन तारों के समूह को अगर जो मिलाया जाता है एक काल्पनिक रेखा से, तो यहाँ पे कहीं आपका ध्रुव तारा बनता है। ठीक है। ऐसे ये तारे के समूह जब बनेंगे तो यहाँ पे इन तारों को मिलाया जाता है, तो यहाँ पे ध्रुव तारा होता है। ये बृहद सप्तऋषीय और ये लघु सप्तऋषीय। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं सौरमंडल की संरचना। अब देखते हैं सौरमंडल की संरचना। ये तो था आकाशगंगा, मिल्की वे के बारे में। अब हम आते हैं अपने पास सौरमंडल में। ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम। सौर मंडल सूर्य, पृथ्वी सदृश ग्रहों, विभिन्न उपग्रहों तथा अन्य खगोलीय पिंडों का एक परिवार है, जिसमें सूर्य एक तारा है तथा इसके 8 ज्ञात ग्रहों में से क्रमशः कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र,
पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। यह ग्रह पर्यावलाकार मार्ग में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पर्यावलाकार मतलब इलिप्टिकल, यानी कि कह सकते हैं आप कि सपोज करिए ये सन है, ठीक है, और ये क्या है, इलिप्टिकल पाथ है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ये ऐसे चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये ये इलिप्टिकल पाथ पे क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। इस आधार पर खगोलीय पिंडों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि सौरमंडल में सिर्फ दो ऐसे ग्रह हैं जो कि विपरीत चक्कर लगाते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का। कौन कौन सा बताइए। एक तो है आपका शुक्र, और एक क्या है, अरुण, ठीक है। यानी कि आप ऐसे याद रखिएगा कि इधर से दूसरे नंबर पे है और ये इधर से दूसरे नंबर पे है। यानी जितने भी दो नंबर ग्रह हैं, यानी दो नंबर वाले ग्रह हैं, वो क्या करते हैं, विपरीत चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रहों के विपरीत चक्कर लगाते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, ठीक है, उसको तारा बोलते हैं। जैसे कि उसकी अपनी क्या होगी, ऊष्मा होगी और अपना प्रकाश होगा। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, ये प्रकाश के लिए सूर्य सूर्य के ताप पर, ये सूर्य समान तारों पर निर्भर रहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होता है, अपनी ऊर्जा ऊष्मा नहीं होती है, और ये पूरी टोटली डिपेंड होते हैं किस पे, सूर्य पे। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के पास क्या है, ऊष्मा नहीं है, ठीक है, हमारा पृथ्वी ऊष्मा नहीं है, और ये हमारी पृथ्वी टोटल डिपेंड है ऊष्मा के लिए किस पे, सूर्य पे, ठीक है। अब देख लेते हैं नोट में कुछ इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति के 69 उपग्रहों में से 53 को प्रमाणिक दर्जा और नाम प्राप्त है। यानी कहने का मतलब है कि बृहस्पति जो है उसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, लेकिन उसको सिर्फ 53 उपग्रहों को ही प्रामाणिक दर्जा प्राप्त है, ठीक है, जिनका नामकरण है। जबकि 16 उपग्रहों की औपचारिक घोषणा हुई है, यानी कि बोला गया है कि सब, मतलब गिनने में वो 69 है, लेकिन प्रमाण के आधार पे बस 53 है, ठीक है। बाकी 16 को क्या नहीं है, प्रमाण नहीं मिला है। शनि के पास 62 उपग्रह हैं, पर इसमें 53 को क्या मिला है, प्रामाणिकता प्राप्त है, 9 को नहीं मिला है। नेक्स्ट चलते हैं। सूर्य से दूरी खगोलीय इकाई में है, ठीक है। सूर्य से जो दूरी होती है खगोलीय इकाई में होती है, अर्थात पृथ्वी की मध्यमान दूरी 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार किलोमीटर है, कि एक इकाई के बराबर है, ठीक है। यानी कि इतना कितना दूरी है, 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार किलोमीटर दूर है, क्या, कौन, सूर्य, ठीक है। भूमध्य रेखीय अर्धव्यास 6378.137 किमी बराबर कितना होता है, एक, ठीक है। ये भूमध्य रेखीय अर्धव्यास है। और आप जैसे इसमें देख रहे हैं, ये सन है, ठीक है, ये क्या है, बुध है, ये क्या है, शुक्र है, ये क्या है, पृथ्वी है, ये क्या है, मंगल है, और ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है जिसमें एस्ट्रॉइड्स हैं। ये क्या है, बृहस्पति है, ये क्या है, शनि है, ये क्या है, अरुण है, और ये क्या है, वरुण है। और प्लूटो को तो निकाल दिया गया है, ये ये ग्रह की श्रेणी में नहीं आता, ठीक है। अब माप इकाइयां देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर किसको बोलते हैं, यह समय का नहीं बल्कि दूरी का मापक है, सब लोग जानते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा 1,86,000 मील प्रति सेकंड के वेग से तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोला जाता है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 गुणे 10,012 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पार्शिक
पार्सेक ये भी क्या है, दूरी का मापक है, मात्रक है। यह दूरी का माप की इकाई है जो लगभग 3.3 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है, यानी 3.3 प्रकाश वर्ष होगा तो एक पार्सेक होगा। ठीक है। ब्रह्मांड वर्ष, कॉस्मिक ईयर किसको बोलते हैं? सूर्य सौरमंडल के अन्य सदस्यों सहित मंदाकिनी आकाशगंगा की एक परिक्रमा लगभग 25 करोड़ वर्ष में पूरी करता है। इस अवधि को ही ब्रह्मांड वर्ष करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो हमारी मंदाकिनी है, ये जो हमारी मंदाकिनी है, तो सूर्य यहाँ पे है और इसको एक चक्कर करने में, मतलब अपना हैप्पी बर्थडे मनाने में इसको कितना टाइम लगता है? 25 करोड़ लगता है, 25 करोड़ वर्ष लगता है। ठीक है, तब इसका क्या आता है? हैप्पी बर्थडे आता है। खगोलीय इकाई क्या है? यह सूर्य से पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी है। ठीक है, सूर्य जो है यानी कि सूर्य है, ठीक है, ये पृथ्वी है, तो इसके बीच की जो औसत दूरी है वो क्या है? ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? खगोलीय इकाई बोलते हैं। और इसका मान क्या है? 149,597,87077 मीटर। ये मीटर में है, इसको कन्वर्ट करिएगा आप लोग किलोमीटर में तो छोटा डिजिट आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य, सन। सूर्य एक मध्यम आयु का मध्यम तारा है। इसका व्यास लगभग 13.9 लाख किलोमीटर है। ठीक है, मतलब इसका जो व्यास है वो 13.9 लाख किलोमीटर है। मतलब अभी सोचिए ये छोटा है, मध्यम स्तर का है। सूर्य की वर्तमान आयु लगभग 4.7 अरब वर्ष है, यानी कि ये 4.7 अरब वर्ष का ही यह भी हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य के द्रव्यमान का 70.6% भाग हाइड्रोजन और बाकी 27.4% भाग हीलियम से बना है। यानी कहने का मतलब है कि जब इसमें नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन जब होता है, उसी से ये प्रकाश देता है। और इसमें क्या अभी 70.6% क्या हुआ है? अभी हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदलेगा, और जब ये हीलियम खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, तब ये किस में बन जाएगा? लाल दानव हो जाएगा, यानी कि रेड जाइंट हो जाएगा। ठीक है, रेड जाइंट हो जाएगा। देन ये व्हाइट ड्वार्फ हो जाएगा, देन ब्लैक ड्वार्फ हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। ठीक है, 8 मिनट में पहुंचता है। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं। आप जितने ये फैक्ट्स पढ़ रहे हो ये आपको रेयर ही मिलेगा, क्योंकि इतने डिटेल्स में तो मुझे नहीं लगता कि अभी अभी तक, मतलब मैंने जितना एनालाइज किया है वो, उसमें इतने डिटेल से किसी ने कुछ बताया होगा। तो आप सूर्य के बारे में एक एक चीज़ जान रहे हो, तो जो लग रहा है कि हाँ इसमें एफर्ट है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, क्योंकि आप लोग के लाइक और शेयर से ही क्या हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इसकी घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा पर 25 पृथ्वी दिवस है, यानी कि बस एक बार ये इसको यहाँ से यहाँ पे घूमने में इसको क्या, पृथ्वी पे जो 25 दिन का जो समय होता है उतनी इसकी अवधि होती है। ठीक है, उतना दिन लगता है इसमें, 25 दिन में घूमता है, एक चक्कर अपना करता है। सूर्य का अपना कोई चंद्रमा नहीं है। साथ ही सूर्य पर किसी छल्ले की विद्यमानता नहीं है, यानी कि कोई छल्ला, यानी कि जैसे कि आप लोग शनि ग्रह देखते हो तो इसके अगल बगल कैसे ऐसे करके छल्ले हैं। ठीक है, तो या सूर्य पर ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य की संरचना को 6 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से? केंद्र, विकिरण क्षेत्र, संवहनी क्षेत्र, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर एवं कोरोना। ठीक है, ये कोरोना, ये कोविड वाला कोरोना नहीं है, ये दूसरा कोरोना है। हालांकि ये जो कोरोना का नाम रखा गया था वो इसी से इंस्पायर था। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जो नाभिकीय संलयन के अनुकूल है। सूर्य के केंद्र का तापमान बाह्य परत से अधिक होता है, यानी कि obvious सी बात है, जो केंद्र का जो तापमान होगा वो बाह्य से, जो प्रकाश मंडल होगा उससे बहुत अधिक होगा। ठीक है, सूर्य का जो भाग हमें दृष्टिगोचर यानी जो हमें दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल बोलते हैं। इसका तापमान कितना होता है? 5500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 5500 डिग्री सेल्सियस होता है।
प्रकाश मंडल में ही सौर कलंक सन स्पॉट्स पाए जाते हैं। जो आप धब्बे दिखते हो ना सूर्य में, जो धब्बे आप दिखते हो वो कहाँ पाए जाते हैं? प्रकाश मंडल में ही पाए जाते हैं। क्रोमोस्फेयर का आरंभ प्रकाश मंडल की उस परत से होता है जहां ऋणात्मक हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। क्रोमोस्फेयर में गैसों के उठते प्रवाह को स्प्यूकल स्प्यूकल कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्प्यूकल किसे कहा जाता है? तो क्रोमोस्फियर में गैसों के उठते प्रवाह को क्या बोलते हैं? स्प्यूकल बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। कभी कभी इस मंडल में तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे सौर ज्वाला बोलते हैं। यानी सौर ज्वाला किसे बोलते हैं? तो क्या किस मंडल में जो प्रकाश मंडल होता है उसमें तीव्र गहनता का प्रकाश मतलब बहुत तेज प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे सौर ज्वाला बोलते हैं। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज नोट। क्रोमोस्फियर और कोरोना के बीच 100 किलोमीटर की एक संकीर्ण पट्टी पाई जाती है जहां पर तापमान अचानक से बढ़ जाता है। यानी कि जो कोरोना और क्रोमोस्फियर जो होता है उसके बीच एक पट्टी 100 किलोमीटर की एक संकीर्ण पट्टी पाई जाती है। ठीक है, जहां पर तापमान अचानक से क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रकाश मंडल का बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है उसे क्रीट या कोरोना बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है जब सूर्य ग्रहण जब लगता है तो चंद्रमा जो मतलब जो प्रकाश को रोक लेता है और जो उसके बाद से जो प्रकाश दिखाई देता है जो मतलब जो शेप दिखाई देती है उसे क्रीट या कोरोना बोलते हैं। ठीक है, कोरोना बोलते हैं, क्रीट या कोरोना बोलते हैं। कौन से? जब चंद्रमा सूर्य से ढक लेता है मतलब सूर्य के उस जो हम प्रकाश मंडल हमें दिखाई देता है उसको ढक लेता है तो उसके अलावा जो शेप दिखाई देती है जो प्रकाश दिखाई देता है उसे किरीट या कोरोना बोलते हैं। सूर्य से संबंधित अन्य तत्व भी देख लेते हैं। फोटोस्फेयर यह एक गैसीय संरचना है जिसमें 90% हाइड्रोजन, 9% हीलियम तथा 1% भारी तत्व होते हैं। ठीक है, 1% भारी तत्व होते हैं, ये 1% है। ठीक है, फोटोस्फीयर सूर्य की बाह्य प्रकाशीय सतह को कहा जाता है जहां फोटोन की अधिकता पाई जाती है। फोटोस्फीयर की सतह समान मोटाई वाली न होकर असमान है जिसमें अनगिनत छोटे छोटे प्रकाशित कण होते हैं। इन्हें ग्रैनल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ग्रैनल किसे कहा जाता है? तो जो फोटोस्फेयर की जो क्या बोलते हैं फोटोस्फेयर की जो सतह होती है उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? प्रकाशित कण होते हैं, उन्हें क्या ग्रैनल बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फोटोस्फीयर में ठंडे एवं काले धब्बों को सौर कलंक या सौर धब्बा कहते हैं तथा गर्म एवं प्रकाशित भाग को कैफुला कहा जाता है। फोटोस्फीयर में जो ठंडे एवं मतलब ठंडे का मतलब कि वो ठंडे नहीं होते एक्चुअली में मतलब जो आपका 5500 डिग्री सेल्सियस जो तापमान था उससे वो सपोज करिए वो 4000 डिग्री सेल्सियस के होंगे तो वो उनसे ठंडे हैं। उनके कंपेयर में ठंडे का मतलब कि गर्म है लेकिन उनके कंपेयर में उसका जो सेल्सियस है वो कम है। तो वो कम है तो उसमें क्या वो काले दिखाई देते हैं तो वो सौर्य कलंक या सौर्य धब्बा कहते हैं उसको। ठीक है, सौर्य कलंक की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। इसी ने सबसे पहले इन्होंने ही देखा था। इंपॉर्टेंट है। प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक में काले केंद्र को आम्ब्रा कहते हैं तथा इसके चारों ओर हल्के रंग का क्षेत्र होता है जिसे पेनुम्ब्रा कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो चीज है आपको किसी बुक वगैरह में बहुत रेयर मिलेगा देखने को। संपूर्ण सौर तंत्र से होकर प्रभावित होने वाली पवन को सौर पवन कहते हैं। संपूर्ण सौर तंत्र से प्रभावित होने वाली प्रवाहित मतलब कि पवन जो होती है उसको क्या बोलते हैं? सौर पवन बोलते हैं संपूर्ण सौर तंत्र से। और ये आप लोग सन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। ठीक है, ये क्या है? इसकी आंतरिक संरचना केंद्रक है ये। ठीक है, और ये क्या है? सतह के नीचे का प्रवाह है। ये आपका फोटोस्फियर है। ये जो आप देख रहे हो डॉट ये सौर कलंक है। ये क्या है? ज्वाला है। ये क्या है? क्रोमोस्फियर है। ठीक है, और ये प्रभा मंडल है, कॉर्नल होल है। ठीक है, प्रभा मंडल। और ये सौर ज्वाला है, सौर ज्वाला। ठीक है, ये क्या है? सौर ज्वाला। समझ में आया आपको? और ये क्या जो आपको दिख रहा है? प्रभा मंडल। ठीक है, कोरोना। यानी कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो ये इसका प्रकाश जो छुप जाता है और ये किनारे किनारे जो आप लोग देख रहे हो ये दिखाई देती है तो इसको क्या बोलते हैं? कोरोना या किरीट बोलते हैं।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं अरोरा। अरोरा किसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अरोरा अंतरिक्ष से आने वाली ब्रह्मांड किरणों और सौर पवनों तथा पृथ्वी के चुंबकीय, ये सुबकी नहीं है, एक चुंबकीय, चुंबकीय प्रभावों के रंगीन चमक उत्पन्न मध्य घर्षण के कारण ध्रुवों के ऊपर एक एक प्रकाश होता है जिसे क्या बोलते हैं, अरोरा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियलिस एवं दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रालिस बोलते हैं। यानी कि पृथ्वी का जो ये उत्तरी ध्रुव होता है, ठीक है, ऊपर वाला, इसको क्या बोलते हैं, अरोरा बोरियोलिस, और इसको क्या बोलते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब ऐसे याद रखेंगे कि जो नीचे के साइड में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, तो इस नीचे वाले को क्या बोलते हैं, अरोरा ऑस्ट्रालिस। इसका एक थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक है, यानी कि नीचे ऑस्ट्रेलिया है तो इसको अरोरा ऑस्ट्रालिस बोलते हैं, ठीक है। ग्रह किसे बोलते हैं, अब देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ आईएयू ने वर्ष 2006 में ग्रह की नई परिभाषा दी, जिसके अनुसार ग्रह उन्हीं आकाशीय पिंडों को माना जाएगा जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करें। यानी कि जो कक्षा में जो परिक्रमा कर रहे हैं वो किसी दूसरे की कक्षा में जाके परिक्रमा न करें, ठीक है। यानी दूसरे की कक्षा को वो डिस्टर्ब ना करें, वो अपने ही कक्षा में क्या करें, परिक्रमा करें, किसकी, सूर्य की। ऐसे खगोलीय पिंड जो अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपनी कक्षा आसपास अवस्थित अन्य पिंडों को या तो खुद से समाहित कर ले या कक्षा से पूर्णतः बाहर कर दें, या फिर कुछ उनमें से चंद्रमा बन जाएं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रह बन जाते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड जिसमें पर्याप्त द्रव्यमान हो ताकि वो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से अपने लगभग गोलाकार स्वरूप को क्या रखे, संतुलित रखे। इतना उसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, और खुद के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से वो क्या रखे, अपने आकार जो है, अपना जो आकार है वो गोलाकार रखे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये क्या है, ये सारी परिभाषाएं हैं आईएयू के अनुसार, जो कि 2006 में इन लोगों ने अपडेट किया था। ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है, ये सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि पृथ्वी एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो। ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है, जबकि उनका सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। यानी कि ये रोटेशन है और ये रिवॉल्यूशन है, ठीक है। वर्तमान समय में सौरमंडल में पृथ्वी सहित 8 ग्रह हैं, जिनका वर्गीकरण क्या है, निम्न है। कौन कौन से ग्रह हैं देख लेते हैं। ग्रह, आंतरिक ग्रह, ठीक है, जिसको पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं, तो कौन सा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसके बाद से क्या आती है, एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है, ठीक है। इसके बाद से वाह्य ग्रह, जिसको जोवियन ग्रह भी बोलते हैं, इसमें क्या है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। सूर्य से दूरी के अनुसार जैसे ये दिया है सेम वैसे ही होगा। सबसे निकट बुध है, उससे दूर शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण और वरुण। और बुध जो आपका यम जो है, ठीक है, उसको 2006 में उस निकाल दिया गया, 2006 में उसको निकाल दिया गया। क्यों, क्योंकि वो अपनी पात को अपनी मतलब अपनी कक्षा में गति करते करते वो किसी दूसरे की कक्षा को भी डिस्टर्ब करता था, यानी किसी दूसरे की कक्षा में भी वो परिक्रमा करने लगता था, इसलिए उसको हटा दिया गया। किससे, ग्रहों के लिस्ट से उसको बर्खास्त कर दिया गया। आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में, आकार के अनुसार देखते हैं बढ़ते क्रम में, बुध है, मंगल है, ठीक है, यानी सबसे छोटा बुध है, उससे बड़ा मंगल है, उससे बड़ा शुक्र है, उससे बड़ा पृथ्वी है, उससे बड़ा वरुण है, उससे बड़ा अरुण है, उससे बड़ा शनि है, और सबसे बड़ा क्या है, बृहस्पति है। नेक्स्ट देखते हैं। पार्थिव एवं जोवियन ग्रहों में अंतर। पार्थिव ग्रह देखते हैं। पार्थिव ग्रहों का निर्माण सूर्य के निकट हुआ है, यानी कि बुध से लेके मंगल तक, ठीक है, बुध से लेके बुध से लेके
मंगल तक कौन से ग्रह हैं? ये पार्थिव ग्रह हैं, ठीक है। और बृहस्पति से लेके वरुण तक ये क्या है? जोवियन ग्रह हैं, ठीक है, वायु ग्रह हैं। पार्थिव ग्रहों की सूर्य से निकटता के कारण यहाँ अधिक तापमान है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जितना निकट होगा उतना ज्यादा अधिक तापमान होगा। सूर्य के निकट और वायु अधिक शक्तिशाली होने के कारण यह पार्थिव ग्रहों में धूल कण और गैसों को उड़ाकर ले गई। अर्थात इन ग्रहों में इनकी अत्यधिक कमी पाई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो, पृथ्वी है हमारे, यहाँ पे क्या धूल कण नहीं है, ठीक है। पार्थिव ग्रहों के छोटे आकार के कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है, जिससे यह गैसों को अपनी ओर अधिक मात्रा में आकर्षित नहीं कर पाए। इसके साथ साथ इन ग्रहों पर बाहरी धातु जैसे लोहा और निकेल अत्यधिक मात्रा में है। पार्थिव ग्रह के उदाहरण कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये ठोस ग्रह हैं, ठीक है। और बाकी के बृहस्पति से लेकर वरुण तक ये गैसीय ग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जोवियन ग्रह, जिसको वायु ग्रह भी बोलते हैं। जोवियन ग्रह का निर्माण सूर्य से अधिक दूरी पर हुआ है, ठीक है। यानी कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? बृहस्पति से हुई है, और कहाँ पे गई है? वरुण तक गई है, ठीक है। जोवियन ग्रहों के सूर्य से कम निकटता के कारण यहाँ पार्थिव ग्रहों की अपेक्षा तापमान क्या है? कम है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो तापमान है वो आंतरिक ग्रह से कम है। सूर्य से अधिक दूरी पर सौर वायु शक्ति कम प्रभावशाली थी, अतः जोवियन ग्रहों पर धूल कण एवं गैस की अधिकता पाई जाती है। मैंने पहले बताया कि ये सब क्या है? गैसीय ग्रह है। क्यों गैसीय ग्रह है? क्योंकि दूरी होने की वजह से क्या, जो सूर्य की जो सौर वायु शक्ति थी वो कम प्रभावशाली हुई, और ये इन सब ग्रहों पे क्या हुआ? धूल कण और गैस की अधिकता पाई जाती है। जोवियन ग्रहों के बड़े आकार के कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक है, जिस कारण गैसों का संकेंद्रण यहाँ अधिक पाया जाता है, ठीक है। जोवियन ग्रहों के उदाहरण कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस यानी अरुण, और नेपच्यून यानी वरुण, ये क्या है? गैसीय ग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब एक एक पर्टिकुलर एक एक ग्रह के बारे में हम लोग देखेंगे। बुध, मरकरी, यह सूर्य के यह सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यानी कि ये आपका सन है, तो ये वाला जो ग्रह है ये क्या है? आपका बुध है, ठीक है, जिसको मरकरी बोलते हैं, ठीक। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। obvious बात है, सबसे पास है तो सबसे जल्दी कर परिक्रमा करेगा, और ये कितने दिन में करता है? 88 दिन में कर लेता है। इसकी कक्षीय गति सौरमंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। कक्षीय गति यानी कि ये अपनी धुरी पे जो घूमता है वो सबसे कम है। यह 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है। यहाँ दिन अत्यधिक गर्म तथा रातें बर्फीली होती हैं, अतः बुध का तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। कहने का मतलब है कि बुध पे कोई भी वायुमंडल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सौर वायु जो था उसने सभी गैस, धूल कण सभी चीज को क्या उड़ा के ले गई है। और ये ग्रह बहुत छोटा होने के कारण इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी वायुमंडल नहीं है। और वायुमंडल होना ही होने के कारण जब सूर्य की किरणें इस पे पड़ती हैं तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और जैसे सूर्य की किरणें हटती हैं ये बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इसका जो तापांतर है वो बहुत, रात के टाइम पे बहुत ज्यादा ठंडा और दिन के टाइम पे बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो सबसे ज्यादा तापांतर यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। बुध पर वायुमंडल का अभाव है, मैंने पहले बताया बुध पे कोई वायुमंडल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शुक्र के बारे में पढ़ेंगे अब। शुक्र यानी वीनस, इसमें 90 से 95% कार्बन पाया जाता है, और बाकी 5% सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है, SO2 पाया जाता है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है, जो सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले सन है, ठीक है, उसके बाद से बुध है, उसके बाद से शुक्र है, और उसके बाद से पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है।
और ये वीनस है, और ये मरकरी है, और ये सन है। तो ये पृथ्वी का सबसे नजदीक है ग्रह है, और प्लस ये सूर्य का भी ऐसा ग्रह, सबसे नजदीक ग्रह है जहाँ पे ये वायुमंडल पाया जाता है। और इस वायुमंडल में आप देख सकते हो कि 90 से 95% क्या कार्बन, और 5% SO2 पाया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है, जिसकी वजह से कार्बन, आप जानते हो कि कार्बन क्या करता है, ये ग्रीन हाउस गैस जो इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा एक्टिव कर देता है। तो यानी जब सनलाइट इस ग्रह पे पड़ती है, तो ये उस सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, और रात के टाइम पे ये क्या उसको रिलीज नहीं कर पाता, उसका वायुमंडल उसको रोक देता है, जिसकी वजह से ये जो ग्रह है ये बहुत ज्यादा क्या है, गर्म ग्रह है, जिसकी वजह से इसको भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है, यानी ये चमकता भी है। ठीक है। शाम को पश्चिम में एवं सुबह को पूरब में दिखाई देने के कारण ही इसे क्रमशः सांझ का तारा तथा भोर का तारा भी कहते हैं। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है, यानी कि हर चीज में ये पृथ्वी के बराबर है, बस यहाँ पे क्या है, जीवन नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही गर्म ग्रह है। ठीक है। शुक्र के वायुमंडल में अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, होने के कारण ही इस पर प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह है। इसके चारों तरफ सल्फर डाइऑक्साइड के क्या है, घने बादल हैं। शुक्र एवं अरुण की परिक्रमा दिशा विपरीत पूरब से पश्चिम अर्थात दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज है, जबकि अन्य सभी ग्रह की वामावर्त है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है। मैंने पहले ही बताया कि जो 2 नंबरी ग्रह हैं, यानी कि शुक्र और इधर से अरुण, ठीक है, ये शुक्र और अरुण, ये 2 नंबरी ग्रह हैं, और यही सिर्फ दोनों सौरमंडल के यही सिर्फ दो ग्रह जो है वो क्या, विपरीत चक्कर लगाते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। ठीक है, पूरब से पश्चिम। तो ये रही हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।